क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी गलत हो सकता है? क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह गलत लिखी जा सकती है? क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट या फॉरेंसिक रिपोर्ट में यह भी कहा जा सकता है झूठा कि सामने वाली का रेप नहीं हुआ? क्या एक पुलिस की टीम पहले एक जांच करे और कहे कि यह मर्डर है, और फिर एक सीबीआई की टीम आए और कहे कि नहीं ये सुसाइड है? ये सारे वो सवाल हैं जो एक हीरोइन के मर्डर से जुड़े हुए हैं। साउथ की एक अपने दौर की मशहूर हीरोइन जिनकी बहुत ही रहस्यमय हालत में मौत हो गई। आज लगभग 20 साल हो चुके हैं, या शायद उससे ज़्यादा, 20 कह रहा हूँ, हाँ 20 के करीब। लेकिन आज भी उस हीरोइन की मौत की असली वजह क्या है नहीं मालूम, उस पर एक पर्दा पड़ा हुआ। हालांकि सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट फाइनल दे दी, लेकिन घर वाले आज भी ये मानने को तैयार नहीं है। जिस डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया और इस मौत को उसने मर्डर बताया, उस डॉक्टर के खिलाफ भी एक्शन लिया गया। लेकिन फिर बात वही है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह क्या जानबूझकर गलत लिखी गई, लिखवाई गई? क्योंकि जहां इंसान है वहां साजिश तो हो सकती है। कहानी है साउथ की एक बहुत ही उभरती हुई एक्ट्रेस हीरोइन प्रत्यूषा। प्रत्यूषा जिसका जन्म हैदराबाद में हुआ, पिता की मौत बचपन में हो चुकी थी। प्रत्यूषा और उसका एक भाई, माँ नौकरी करती थी और अपने दोनों बच्चों को उन्होंने कहा था कि मैं खूब पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी ताकि ये बड़े होकर एक मकाम हासिल करें, अच्छी ज़िंदगी जिए। और उसके लिए दोनों को पहले अच्छे स्कूल और फिर अच्छे कॉलेज में पढ़ाया। प्रत्यूषा भी चाहती थी कि अच्छी सरकारी नौकरी करे, लेकिन फिर उसने देखा धीरे धीरे कि माँ उन दोनों बच्चों के लिए यानी उसके और उसके भाई के लिए बहुत मेहनत करती है। तो उसे लगा कि हम बहुत सेल्फिश हो जाएंगे, अब कॉलेज के बाद ऐसा है कि कुछ मांग में के काम में हाथ बटाएं। तो उसने कहा कुछ करते हैं, पढ़ाई लिखाई तो चलती रहेगी। उसे एक्टिंग का भी बड़ा शौक था। इत्तेफाक की बात है कि तभी हैदराबाद में एक टेलीविजन स्टार कंटेस्टेंट रियलिटी शो हुआ जिसमें नए नए उभरते हुए कलाकारों को मौका दिया जाना था। प्रत्यूषा ने भी वहाँ अप्लाई कर दिया, सिलेक्शन हो गया, गई, उसने उस कंपटीशन में हिस्सा लिया। और न सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि आखिर में उसने इस कंपटीशन को जीता और उसे मिस लवली स्माइल का खिताब मिला। अब एक स्टार नए उभरते हुए कलाकारों के लिए कंपटीशन, उसमें वो विनर। तो लगा कि फिल्मों के लिए दरवाजे खुल जाएंगे, लेकिन इतनी आसानी से खुले नहीं। धीरे धीरे वक्त बीता, उसने कोशिश की, प्रोड्यूसर डायरेक्टर के दरवाजों पर दस्तक देने लगी और आखिरकार मेहनत रंग लाई और उसे पहली एक तेलुगु फिल्म में काम मिला। 1998 में एक फिल्म आई थी राइडू, और इसी फिल्म में प्रत्यूषा को एक हीरोइन बनने का मौका मिला। इस फिल्म के हीरो थे मोहन बाबू, बहुत जाने माने अदाकार, और इस फिल्म में 3 हीरोइन थी, उनमें से एक का कैरेक्टर प्रत्यूषा ने प्ले किया। इस फिल्म के बाद प्रत्यूषा की एक पहचान बनी तेलुगु फिल्मों में, और अब उसे लगा कि चलो उसकी मंजिल करीब है और जो चाहती थी मिलेगा, माँ की मदद कर पाएगी, घर का खर्चा ठीक से चलेगा। इस फिल्म के बाद फिर 1998 में उसे एक दूसरी फिल्म मिली, रमुलैया। ये फिल्म में रिलीज हुई, ठीक ठाक बॉक्स ऑफिस पे इसने काम किया, प्रत्यूषा की और थोड़ी पहचान बनी। अब उसके बाद धीरे धीरे वक्त बीता और प्रत्यूषा को कई फिल्में मिलने लगी। 2002 तक वो करीब 10 फिल्मों में काम कर चुकी थी और वहाँ पे जितनी उभरती हुई हीरोइन थी उनमें उसका नाम शुमार होने लगा था कि अब साउथ इंडिया में तेलुगु में जैसे जो काम करते हैं उसको बहुत सारी मलयालम फिल्मों में भी, कन्नड़ फिल्मों में भी चांस मिलता रहता है। तो अब प्रत्यूषा के साथ भी ऐसे ही था, प्रोड्यूसर लाइन लगाकर उसकी डेट लेते थे। अब लगा प्रत्यूषा की जिंदगी की गाड़ी सही चल रही है, फिल्मों में एक पहचान बन रही है, काम मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, घर भर भी उसने खरीद लिया, माँ भी खुश थी, भाई भी खुश था। लेकिन उसकी ज़िंदगी में खालीपन था और उसकी वजह ये थी कि उसे बचपन से, स्कूल टाइम से, उसके स्कूल का एक दोस्त हुआ करता था सिद्धार्थ, जिससे उसे प्यार था। वो उससे बहुत प्यार करती थी और सिद्धार्थ भी उससे बहुत प्यार करता था और दोनों चाहते थे कि आगे चलकर शादी करें और एक दूसरे के लिए हमेशा हमेशा के हो जाए। तो फिल्मों में इधर कामयाबी मिली, उधर सिद्धार्थ इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। अब लगा प्रत्यूषा को कि ये वक्त आ गया है जब दोनों शादी कर लें। उसने सिद्धार्थ से बात की, लेकिन सिद्धार्थ के घर वाले एक फिल्मों में काम करने वाली किसी हीरोइन के साथ अपने बेटे का रिश्ता जोड़ना नहीं चाहते थे। काफ़ी कोशिश की सिद्धार्थ ने भी, प्रत्यूषा ने भी मनाने की, लेकिन घर वाले नहीं माने। प्रत्यूषा ने को भी लगा कि चलो थोड़ा सा वक्त पर छोड़ देते हैं, क्या पता राजी हो जाए, तैयार हो जाए, फिर दोनों की शादी हो जाए। लेकिन कोशिश होती रही। एक तरफ वो फिल्मों में काम कर रही है, नई नई मंजिलें पा रही है, शोहरत दौलत सब उसके पास आता जा रहा है, लेकिन खालीपन यही कि उसे उसका प्यार नहीं मिल पा रहा था। इसी दौरान में 23 फरवरी 2002 की तारीख आती है। 23 फरवरी 2002 शादी के सिलसिले में प्रत्यूषा सिद्धार्थ से बात करती है और वो कहती है कि उसे आज ही एक फिल्म का ऑफर मिला, फिल्म साइन करने के लिए और उसके डायरेक्टर से बात करने के लिए उसके पास जाना है। तो सिद्धार्थ ने कहा कि ठीक है।
प्रत्यूषा ने अपनी माँ को बताया, ये खुशखबरी दी कि उसे एक बड़े प्रोजेक्ट की फिल्म मिली है और उसे साइन करने जाना है। लेकिन उसके 2.5 घंटे के बाद ही प्रत्यूषा की माँ के पास एक फ़ोन आता है। सामने फ़ोन पे जो था उसने खबर दी कि आप फ़ौरन फलाने हॉस्पिटल पहुंचिए, आपकी बेटी ने खुदकुशी कर ली है। अब जैसे ही माँ को खबर मिलती है, माँ के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। अपने बेटे को लेकर वो हॉस्पिटल पहुंचती हैं, वहाँ जाकर पता करती हैं तो पता चला कि प्रत्यूषा और सिद्धार्थ दोनों हॉस्पिटल में हैं और दोनों ने कोई पॉइजनस चीज़ पी ली है। सिद्धार्थ खतरे से बाहर है, लेकिन प्रत्यूषा दम तोड़ चुकी है। अब जब ये सब कुछ हुआ तो माँ को कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ। सिद्धार्थ के घर वालों को भी समझ में नहीं आ रहा है। सिद्धार्थ के होश में आने का इंतजार किया गया। सिद्धार्थ जब होश में आया तो उसने बयान दिया। उसने कहा कि मैं प्रत्यूषा से मिलने के लिए गया था, वो बहुत खुश थी, एक नई फिल्म उसको मिली थी, तो उसने कहा था हम साइन करने चलेंगे। लेकिन फिर शादी की बात छिड़ी और उसके बाद हम दोनों एक शॉप में गए। सिद्धार्थ की गाड़ी थी, उस शॉप से उसने वो कीड़े मारने वाली दवा की एक शीशी ली, कीटनाशक दवा। उसने कहा कि उसके बाद हम दोनों घर आए, सिद्धार्थ के घर। वहाँ जाने के बाद कोल्ड ड्रिंक में वो दवा डाली और फिर एक उसने पी, एक मैंने पी। फिर आगे का मुझे कुछ याद नहीं। क्यों किया ऐसा? बात वही उसने की, शादी की। अब कुल मिलाकर साफ ये था कि दोनों ने अपनी ज़िंदगी खुद खत्म करने की कोशिश की है और मोटिव और मकसद यही है कि इनकी शादी नहीं हो पा रही है। लेकिन प्रत्यूषा की माँ को ये बात हजम नहीं हो रही है। वजह ये, उन्होंने कहा सिर्फ 2.5 घंटे पहले उनकी बेटी इतनी खुश थी कि उसे एक बड़ी फिल्म में काम मिला और अच्छा खासा उसकी मतलब करियर और ऊंचाई पर जानी थी। और उन्होंने कहा कि जो एक डायरेक्टर तेजा एक बहुत बड़े डायरेक्टर हैं साउथ के, उन्होंने एक फिल्म बनानी थी जिसमें प्रत्यूषा को हीरोइन के तौर पर लिया था। फिल्म का नाम था जयम और इसमें जयम रवि इनको डेब्यू करना था। तो उसने कहा कि मेरी बेटी ने खुद फ़ोन करके बताया कि अगले 2.5 घंटे के बाद मैं वहाँ 2 से 2.5 घंटे में जाऊँगी, फिल्म साइन करूँगी, बहुत बड़ा बैनर है, प्रोजेक्ट है। तो जो लड़की 2-2.5 घंटे पहले इतने खुश है, वो अचानक सुसाइड किया, अपनी जान क्यों देगी? उन्होंने बड़े सवाल उठाए। उन्होंने पुलिस से भी कहा कि आप मामले की जाँच करो, मेरी बेटी खुदकुशी कर नहीं सकती। इधर टॉलीवुड में यानी कि वहाँ की फिल्म इंडस्ट्री में हड़कंप मच गया कि एक इतनी होनहार अदाकारा, एक्ट्रेस जो इतनी तेज़ी से उभर रही है, वो अपनी जान कैसे देगी? किसी को भी ये बात हजम नहीं हो रही थी। इसी दौरान में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। अब जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि प्रत्यूषा ने खुदकुशी नहीं की है, बल्कि उसकी मौत गला घोटने से हुई है। अब अचानक कहानी पलट गई, क्योंकि एक शख्स जो प्रत्यूषा के साथ अस्पताल में है, जो उसी कीटनाशक दवा को पीकर बच गया, और दूसरी प्रत्यूषा जिसकी जान चली गई, वो भी जहर पीने से। लेकिन डॉक्टर की रिपोर्ट ये कह रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पीएम रिपोर्ट, कि उसकी मौत गला घोटने से हुई है। और उसी रिपोर्ट में ये भी है कि मौत से पहले प्रत्यूषा के साथ रेप हुआ है। अब जब ये रिपोर्ट आई तो और हड़कंप मच गया। अब प्रत्यूषा की माँ ने फिर कहा कि प्रत्यूषा का मर्डर हुआ, शुरू से मैं कह रही हूँ। और उन्होंने एक नाम लिया कि एक मिनिस्टर है, उस मिनिस्टर के बेटे, उसके साथी और सिद्धार्थ, इन सभी ने मिलकर उनकी बेटी का कत्ल किया और उनकी बेटी के साथ रेप किया। ये गैंग रेप की वारदात है। अब जैसे ही पीएम मीडिया में पीएम रिपोर्ट आई, मौत की वजह पता चली, तो हड़कंप मच गया। पुलिस के ऊपर भी दबाव, उधर जितने बड़े बड़े एक्टर, प्रोड्यूसर, उन्होंने भी दबाव डालना शुरू किया कि भाई आप इस मामले की ठीक से जांच कीजिए। लेकिन पुलिस का यही था कि जो रिपोर्ट आई है उसी बिना पर डॉक्टरों की हमारी जांच आगे जाएगी। और सिद्धार्थ को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। चार्जेस लगे मर्डर और रेप के। लेकिन मिनिस्टर के बेटे का नाम या मिनिस्टर का नाम अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं था। अब क्या किया जाए? पुलिस तफ्तीश करती रही, लेकिन लोगों को पुलिस की तफ्तीश पर भरोसा नहीं था। तो फिर ये हुआ कि बहुत सारे आर्टिस्ट, बड़े बड़े अदाकार, कलाकार, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर आंध्रा के बल्कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के पास पहुंचे और उन्होंने उनसे कहा कि इस मामले की जांच आप सीबीआई को सौंप दीजिए, क्योंकि पुलिस इस मामले को दबा रही है। और उसकी वजह यह है कि इसमें राज्य सरकार के एक मंत्री का नाम आ रहा है, मंत्री के बेटे का नाम आ रहा है, और इसलिए इस मामले को एक मर्डर केस को सुसाइड केस का रंग दिया जा रहा है। तो सही और ईमानदारी से जांच नहीं होगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दें। आखिरकार सरकार को भी लगा कि जब उसके अपने ही एक मिनिस्टर का नाम आ रहा है, तो फिर मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। अब प्रत्यूषा मर्डर केस की जांच सीबीआई शुरू करती है तो सबसे पहले
वही उस कहानी से शुरू होती है कि 23 तारीख को जिस दिन प्रत्यूषा की मौत होती है उस दिन हुआ क्या था। तो सीबीआई जब अपनी जांच करती है तो पता चला कि 23 तारीख की दोपहर को प्रत्यूषा एक ब्यूटी पार्लर गई थी। उसी ब्यूटी पार्लर में थोड़ी देर के बाद अचानक सिद्धार्थ आता है। वहाँ वो थोड़ी देर तक बातचीत करता है। इसके बाद वो दोनों ब्यूटी पार्लर से बाहर निकलते हैं। सिद्धार्थ अपनी कार में था, प्रत्यूषा अपनी कार लौटा चुकी थी। अब प्रत्यूषा और सिद्धार्थ उसी कार में बैठते हैं, वहाँ से इधर उधर कहीं सड़क पर घूम रहे हैं। फिर थोड़ी देर के बाद ये कार एक शॉप के बाहर रुकती है। उस शॉप से एक कीटनाशक दवा खरीदते हैं और उसके बाद ये दोनों फिर कार में बैठ जाते हैं। थोड़ी देर के बाद सिद्धार्थ की गाड़ी उसके घर के ऊपर रुक जाती है पास में, और उस गाड़ी से उतर कर प्रत्यूषा और सिद्धार्थ के फ्लैट में जाते हैं। चूँकि प्रत्यूषा एक हीरोइन थी, उस वक्त तक 10 फिल्में रिलीज हो चुकी थी, लोग उसे जानते थे, नेबर जानते थे, पड़ोसी भी। तो उन्होंने देखा प्रत्यूषा आई है तो उसके लिए लोग चले गए अंदर। अब ये भी था कि हीरोइन बाहर निकलेगी फिर कोई देखेंगे, लेकिन काफ़ी देर तक जब नहीं आए तो पड़ोसी जो इंतज़ार कर रहे थे उन्हें कुछ वो लगा। फिर उन्होंने घंटी वंटी बजाई, अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। तो जब आवाज़ नहीं आई तो फिर उनमें से एक इत्तेफाक से प्रत्यूषा की फैमिली को भी जानती थी, कुछ सिद्धार्थ की फैमिली को जानते थे कि वो वहाँ रहता था। तो सिद्धार्थ के पेरेंट्स को फ़ोन किया गया कि यहाँ प्रत्यूषा और वो आए हैं लेकिन दरवाज़ा बंद है, बहुत देर से हम घंटी बजा रहे हैं, उनको खोल नहीं रहा, हमें डाउट है कि कुछ गड़बड़ ना हो। फैमिली भागती भागती आई, उन लोगों ने भी दरवाज़ा खटखटाने की कोशिश की, खुली नहीं। फिर उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, फिर पुलिस आई। जब अंदर दाखिल हुए तो देखा घर के अंदर फर्श पर प्रत्यूषा और सिद्धार्थ दोनों ज़मीन पर पड़े हुए हैं। प्रत्यूषा के मुंह से झाग निकल रहा है। आनंद फानंद में दोनों को अस्पताल ले जाया गया और फिर प्रत्यूषा की मौत हो गई, लेकिन सिद्धार्थ की ज़िंदगी बच गई। अब जब ये पूरी कहानी आई तो फिर पुलिस ने कहा कि ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट और ये रेप और गला दबाकर मर्डर करने की बात ये कहाँ से आई। तो पुलिस ने तफ्तीश की, जो डॉक्टर थे उनसे बात की, और उसके बाद कि ऐसा क्यों हुआ कि एक पॉइजनस डेथ को गला घोट कर मतलब मौत कैसे या कोई लिख सकता है, क्या दबाव था। अभी तो दबाव यह था कि मंत्री के बेटे का भी नाम हटाया जा रहा, क्योंकि कहानी ऐसी थी कि एक मिनिस्टर, उसका बेटा, उसके दोस्त, सबने मिलकर एक हीरोइन के साथ गैंगरेप किया। तो पुलिस ने डॉक्टर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक रिपोर्ट, इसके ऊपर अपनी इन्वेस्टिगेशन की। अब सीबीआई पर भी यहाँ सवाल उठने लगे कि सीबीआई चूंकि वक्त ले रही है और इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर रही है, और वैसे भी सीबीआई के बारे में परसेप्शन ये अभी बन चुका कि जो मामला लेती है वो डुबाई देती है। तो खैर पुलिस ने तफ्तीश की, उसके बाद फिर सीबीआई ने, और सीबीआई की एक रिपोर्ट आई और इस रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया। सीबीआई ने जो काम अब तक ये था कि जो माँ और बाकी लोग इस उम्मीद में कि स्टेट पुलिस की बजाय सीबीआई को केस दे दिया जाए ताकि ईमानदारी से जांच हो, क्योंकि मिनिस्टर का बेटा इन्वॉल्व है, तो पुलिस ने सिद्धार्थ के खिलाफ 302 मर्डर का केस दर्ज कर लिया था पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बिहाफ पर। लेकिन जब सीबीआई ने अपनी पूरी जांच पूरी कर ली तो उसने एफआईआर में 302 का सेक्शन ही हटा दिया और उसने सिद्धार्थ को कातिल से हटाकर नई एफआईआर में खुदकुशी के लिए उकसाने का मुलजिम करार दिया। यानी ये कि उसकी वजह से प्रत्यूषा ने खुदकुशी की है। अब जब ये ऐसा हुआ तो फिर जितने भी डॉक्टर और बाकी लोग थे, फिर सारी चीज़ें की और बारीकी से जांच की गई। तो पता चला कि जब इन दोनों को उस हालत में लेकर आया गया था जब इन्होंने कुछ पॉइजनस चीज़ पी थी, तो उस वक्त उनकी माँ ने भी दोनों को देखा था। और प्रत्यूषा की माँ का ये बयान था, स्टेटमेंट था पुलिस में, कि जब मैं आई तो मेरी बेटी का जिस्म और वो मैंने देखा, और मैंने फिर सिद्धार्थ को देखा। सिद्धार्थ ने वो कीटनाशक दवा सिर्फ अपने होंठों पर लगा रखा था ताकि वो चकमा दे सके कि मैंने भी पिया और हम दोनों साथ सुसाइड कर रहे हैं। बाकी वो बिल्कुल ठीक था, फिट था, उसकी जान को कोई खतरा ही नहीं था। और ये इसीलिए हुआ क्योंकि उनकी बेटी के साथ पहले रेप हुआ, फिर उसका मर्डर हुआ, और उसके बाद उसको सुसाइड दिखाने के लिए इन दोनों ने पॉइजनस चीज़ या कीटनाशक दवा पी ली। अब माँ की इस एलिगेशन के बाद सीबीआई फिर से जांच कर रही है, लेकिन आखिर में सीबीआई ने जिस डॉक्टर ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी थी उस डॉक्टर के ऊपर ही सारा ठीकरा फोड़ दिया और कहा कि डॉक्टर की रिपोर्ट गलत थी। अच्छा, तब तक अंतिम संस्कार तो हो ही चुका था। तो आखिर में सीबीआई ने सिद्धार्थ को प्रत्यूषा की मौत के लिए या कत्ल के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया, बल्कि खुदकुशी के लिए उकसाने का जिम्मेदार ठहराया और यही चार्जेस लगाए और यही चार्जेस अदालत में पेश किए। आरोप पत्र दाखिल हुआ, उसके बाद अदालत ने सिद्धार्थ को 5 साल की सज़ा सुनाई, लेकिन फिर बाद में इनमें से भी 3 साल कम कर दिया। तो कुल मिला के 2 साल की सज़ा हुई। 2 साल में वैसे ही ज़मानत मिल जाती है, तो ज़मानत भी मिल गई। लेकिन आज भी जो प्रत्यूषा की माँ है, उनका कहना है कि एक बहुत बड़ी साजिश थी उनकी बेटी के साथ,
और इस साजिश में बड़े और ताकतवर लोग शामिल थे, वरना एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक को आप सवालों के घेरे में खड़ा कर अदालत में जिस तरीके से वो सारी चीज़ों को उलट पुलट किया गया, ऐसा होता नहीं। और सबसे बड़ी बात उनका जो सवाल था कि उनकी बेटी के लिए खुदकुशी करने का कोई मकसद नहीं था, इसलिए कोई मतलब भी नहीं था, कोई मायने भी नहीं थे, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में खुश थी, कामयाबी की उड़ान उड़ रही थी, सिद्धार्थ से प्यार था, सिद्धार्थ से शादी करना चाहती थी, घर वाले तैयार नहीं थे, लेकिन अब नकल हो जाते। और सबसे बड़ा सवाल ये था कि जब दोनों ने एक साथ जहर पिया तो एक मर गए, एक बच गए। उनके बहुत सारे अपनी जगह, चुके वो माँ थी, एक सवाल था। लेकिन सीबीआई ने इस पूरे केस में अंतिम क्लोजर रिपोर्ट और फिर जो कोर्ट में सारी चीज़ें आई वो यही थी कि प्रत्युषा ने खुदकुशी की। खुदकुशी की वजह ये थी कि वो सिद्धार्थ से शादी करना चाहती थी, सिद्धार्थ के घर वाले तैयार नहीं थे और सिद्धार्थ भी मजबूर था, और इसीलिए इन दोनों ने मरने का फैसला किया, लेकिन सिद्धार्थ बच गया। बट प्रत्युषा की मौत ये खुदकुशी की उकसाने का वो कसूरवार इसलिए है कि जो दो लोग जब मरने जाते हैं उनमें से एक बच जाए तो वो जिम्मेदार माना जाता है, ये कानून में है। और मर गया तब तो कोई बात ही नहीं, पर एक बच गया तो फिर वही लपेटे में आएगा। तो यही इस केस में हुआ। बाद में सिद्धार्थ आज़ाद। लेकिन आज भी एक राज बना हुआ है कि प्रत्युषा की मौत सच में खुदकुशी थी या कत्ल, क्या उसके साथ गैंगरेप हुआ था, क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये सारी चीज़ें हैं। क्योंकि उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को बनाने वाले उस डॉक्टर को सीबीआई की इस रिपोर्ट के बाद अथॉरिटी ने सस्पेंड भी कर दिया, और वो डॉक्टर लगातार गिड़गिड़ाता रहा कि हमारी रिपोर्ट सही है, लेकिन कुछ नहीं हुआ और ये केस ऐसे रह गया। प्रत्युषा की माँ आज भी प्रत्युषा की याद में अब एक ट्रस्ट चलाती हैं जो गरीब और मजबूर लड़कियों की मदद करती है, इनके ट्रस्ट। और ये इसलिए करती हैं ताकि जो उनकी बेटी के साथ हुआ वो बाकी के साथ ना हो। वैसी बेबस गरीब लड़कियों को कानूनी अगर मदद देनी हो मदद भी देती हैं, ताकि किसी और केस में किसी और के साथ ये ज्यादती ना हो। लेकिन अफसोस यही है उस माँ के लिए कि उनका यही कहना है, जो लास्ट इंटरव्यू था, कि उनकी बेटी को इंसाफ नहीं मिला, उनकी बेटी ने खुदकुशी नहीं की। एक कत्ल और एक गैंगरेप के पूरे मामले को पहले पुलिस और फिर बाद में सीबीआई, इन सभी ने पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। बहुत सारे ऐसे केस हमारे देश में हैं जिसमें फैसले हुए, नहीं हुए, इंतज़ार है, हो चुके हैं, और उसमें सवाल उठते हैं। और सबसे ज़्यादा सवाल यही उठते हैं कि जांच एजेंसी कैसे इस केस को कहाँ से कहाँ ले जाती है। लेकिन सबसे सीरियस सवाल तब उठता है जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक पर उंगली उठने लगे। जब प्रत्युषा की मौत हुई थी तब वो 2 फिल्में कंप्लीट कर चुकी थी, लेकिन रिलीज़ नहीं हुई थी। उनकी मौत के बाद 2 उनकी आखिरी फिल्में रिलीज़ हुई। एक थी इदेमी उरूरा बाबू और एक थी एक तेलुगु फिल्म जो कि 2002 में रिलीज़ हुई थी, और 2004 में उनकी आखिरी फिल्म जो रिलीज़ हुई थी साउंड पार्टी। इसके अलावा कुछ फिल्मों में उन्होंने कुछ काम किए थे, लेकिन वो पूरी तरह से फिल्म कंप्लीट नहीं हुई थी। लेकिन ये 2 फिल्में कंप्लीट हुई। तो उनकी मौत के बाद 2002 और 2004 में आखिरी उनकी 2 फिल्में रिलीज हुई, और आखिरी जो फिल्म थी साउंड पार्टी थी। तो कहानी में आज इतना ही।